हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की विशेष तौर पर यूपी और बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज हम आपके बिहार बोर्ड के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन होंगे, हमने बिहार बोर्ड की क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 का नाम था स्थिति एवं विस्तार। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हम लिखेंगे। उसी को टॉपिक का नाम दिया गया है बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। आपकी पुस्तक के पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम बात करने वाले हैं उनके ऊपर। तो ये जो पैटर्न दिया गया आपकी बुक के ऊपर, तो हम उसी पैटर्न के ऊपर आंसर पर बात करेंगे। पहले एमसीक्यू दिए गए हैं, फिर अति लघु उत्तरीय दिए गए हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं और मानचित्र आधारित दिए गए हैं। तो ये सारे प्रकार के प्रश्न हम देखने वाले हैं। क्लियर? चैप्टर आपने पढ़ ही लिया होगा, आपको उसके सभी वीडियोस मिल गए होंगे, तो आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, ये बताना है ना। भारत का विश्व में स्थान कौन सा, ये बताना है। तो अब भाई हमें ये पता है कि भारत का जो स्थान है वो हम निकाल चुके थे, क्या है। तो आपका 4 ऑप्शन है, 7वां, 9वां, 5वां और 8वां। तो भारत का जो स्थान था वो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 7वां था, है ना। 7वां हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत से पहले 6 देश और कौन कौन से थे। तो पहले नंबर पर था रूस, दूसरे नंबर पर था यूएसए, सॉरी पहले नंबर पर था रूस, दूसरे नंबर पर था कनाडा, तीसरे नंबर पर था यूएसए, चौथे पर था चीन, 5वें पर था ब्राजील और 6वें पर था ऑस्ट्रेलिया। ये 6 थे ना, यही थी ना रैंकिंग, 1 2 3 4 5 और 7वां नंबर किसका आता था, भारत का। तो हमारा ये सारी जो रैंकिंग लिखी गई है कैसे लिखी गई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखी गई। तो क्षेत्रफल में हमारा स्थान क्या है, 7वां है। क्लियर बात? चले आगे अगले प्रश्न की तरफ चले, ये वाली बात क्लियर। चलो अगला प्रश्न आता है आपके सामने। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, आपको बताना है। लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 4 ऑप्शन है, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या कहलाता है, किसको आप अक्षांशीय कहेंगे, किसको आप देशांतरीय कहेंगे। ये बात हमने बहुत अच्छे से की थी, बहुत डिटेल में बात की थी कि अक्षांश क्या कहलाएगी, देशांतर क्या कहलाएगी। हमने इन सब के ऊपर चर्चा की थी। अक्षांश का मतलब क्या था, आप जानते होंगे कि अक्षांश को हमने देखा था, अक्षांश जिनको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। इन लैटिट्यूड को कहा जाता है क्षैतिज लाइनें, है ना, क्षैतिज रेखा। कैसी क्षैतिज रेखा, मतलब ग्लोब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो लाइन खींची गई होंगी उनको क्या कहेंगे, उनको कहा जाएगा क्षैतिज रेखा। देशांतर का मतलब क्या हो जाएगा, तो देशांतर का मतलब जिसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। मतलब कैसी रेखा के बारे में बात करें, इस तरीके से रेखा खींची गई है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाएगा। अब भारत, मान लीजिए कि भारत पृथ्वी पर यहां कहीं आता है, तो ऐसी ऐसी रेखाएं खींची, तो ये रेखा और ये रेखा के बीच में ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो ये बताना कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप सॉरी आपने पढ़ा था कि हमने क्या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो लगभग कितना आता है, यहां से लेकर यहां तक लगभग कितना आता है। तो आपने देखा था 30 डिग्री का अंतर यहां पर आ रहा है, लगभग की बात कर रहे हैं, 29 दशमलव कुछ आता है, तो लगभग कितना हो गया, 30 हो गया। अब देशांतरी पर बात की जा रही है कि देशांतरी का मतलब ऊर्ध्वाधर, कुछ ऐसी लाइनें खींची होंगी, इस तरीके की लाइनें खींची होगी, इस तरीके की लाइनें खींची होंगी। तो अब बात की जा रही है ये वाले विस्तार के बारे में कि यहां से लेकर यहां तक। तो आपको पता होगा कि हमने यहां से कुछ स्टार्ट किया था, गुजरात से लेकर और अरुणाचल तक कुछ देखा था। तो ये वाला विस्तार भी कितना है, ये वाला विस्तार भी आपका 30 डिग्री के आसपास आता है, लगभग मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये भी 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो लगभग में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, अब ये दोनों का इकट्ठा पूछ रहे हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आंसर क्या लगा देंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, याद है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है, ये बताना। मानक मध्याह्न रेखा को आप भारत की मानक समय रेखा भी कह सकते हैं,
क्या कह सकते हैं? भारत की मानक समय रेखा भी कह सकते हैं। समय रेखा का मतलब क्या है कि भारत की सभी घड़ियां, है ना, भारत की सभी घड़ियां इसी समय से चलेंगी। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 83 डिग्री, 81 डिग्री, 82 डिग्री, 80 डिग्री, सब साढ़े साढ़े में। 83 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट। अब एक समस्या है कि यहां पर इन्हें कुछ नहीं लिखा है, यहां पर कुछ भी आपको जवाब में नहीं दिया गया। आपको पता होगा कि अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं कि भारत की स्थिति हमें निकालनी हो, तो हमने देखा था कि हम बात करते हैं तो ये एक 0 डिग्री गई है, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसको आप उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको आप दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद है कि भूल गए? और फिर आपने देखा होगा कि ग्रीनविच लाइन के बारे में हम बार बार बात करते रहे हैं, जो दुनिया भर का समय डिसाइड करती है, वो पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करती है। कैसे 2 भाग में डिवाइड करती है? एक भाग को हम कहते हैं कि ये पूर्व है और एक कहते हैं ये पश्चिम है। याद होगा। अब ये चारों मिल गए, उत्तर और पूरब और पश्चिम, ये सब कुछ मिल जाते हैं हमको, तो हम उस आधार पर क्या कर सकते हैं? उस आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि भाई कौन क्या हो जाएगा। यहां पर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? मतलब इसने एक जगह बता दी जिसको उत्तर कहा गया, नॉर्थ, एक जगह बता दी इसको साउथ कहा गया। ये वाली रेखा ने इस तरफ वाले हिस्से को ईस्ट कह दिया, तो इस तरफ वाले हिस्से को वेस्ट कह दिया। तो ये वाला कोना क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या हो गया? उत्तर पूर्व। ये वाले कोने को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। ये वाला कोना क्या होगा? पश्चिम की तरफ और नीचे, तो क्या होगा? साउथ वेस्ट, या है ना, दक्षिण पश्चिम। और ये वाला इलाका क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि क्या हो गया? इसको क्या कह देंगे? ये वाला इलाका क्या हो जाएगा? इसको नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम हो गया। अब चूंकि भारत की स्थिति आप देखें, मतलब अगर आप इस लाइन के इस तरफ, ये खड़ी लाइन है, तो इस तरफ देशांतर जो आएंगे उनमें क्या लगा होगा? ई का मतलब क्या हो गया? पूर्व लगा होगा। और इस 0 डिग्री के ऊपर जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी उनमें क्या लिखा होगा? ऊपर की तरफ गई है तो उत्तर, नीचे की तरफ जाएगा दक्षिण, तो उसमें क्या लिखा होगा? उत्तर। अब चूंकि भारत की स्थिति अगर आप देखते हैं तो भारत की स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये भारत है, मतलब क्या लिखा होगा कि अगर हम अक्षांश में बात करेंगे तो उत्तर, और अगर हम देशांतर में बात करेंगे तो पूरब। मतलब ये इसलिए बताया गया है आपको कि कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हम क्या कर दें, 4 ऑप्शन हम ऐसे बना देते हैं कि आप निकाल लीजिए। ये क्या कर दिया? उत्तर। ये क्या कर दिया? दक्षिण। ये क्या कर दिया? पूर्व। और ये क्या कर दिया? पश्चिम। अगर इस तरीके से चीजें बना दी गई हैं तो फिर हमें आंसर निकालना टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत आसानी से। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहां पर भारत में जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, या अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार है, तो अक्षांश हमारे पास सारे उत्तर के हैं। सारे कैसे हैं? उत्तर के हैं। और अक्षांश रेखा को पड़ी हुई रेखा कहते हैं, और ये पड़ी हुई रेखा कभी भी मानक समय नहीं बनाती। मानक समय बनाती है खड़ी हुई रेखा। खड़ी हुई रेखा मतलब कि कैसे? ये वाली, तो इस तरफ ऐसी लाइनें आएंगी तो इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे, इस तरफ ऐसी लाइनें आएंगी तो इनको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो अब आपके सामने क्या है कि चूंकि हमारी स्थिति यहां पर है तो हमारे पास कैसी आएंगी? पूर्वी आएंगी, तो हमारे पास पूर्व लगा होना, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। उत्तर मतलब ये तो अक्षांश हो जाएगी, दक्षिण मतलब ये अक्षांश हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे? अक्षांश हो जाएंगे। और अक्षांश रेखा क्या मानक समय बनाती है? नहीं बनाती, हमने पढ़ा हुआ है। तो अब बचा क्या? पूरब और पश्चिम। तो क्या भारत की स्थिति पश्चिम में है? हम पीछे हैं क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हालांकि सही जवाब हमारा यही है। अब बात करेंगे कि 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा बनाया गया है और क्या स्थिति होती है इसकी। अगर आप 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा कहते हैं ना, 82.5 डिग्री मतलब क्या हो गया? 82 डिग्री 30 मिनट को आप मानक समय रेखा कहते हैं। ये भारत की IST है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जिसको आप GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वो 0 डिग्री है। अब हम 0 डिग्री से कितना आगे हैं? ये ईस्ट की तरफ बात कर रहा है, तो हम कितना आगे? इतना आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे। मतलब एक लाइन 0 वाली मिल गई और इससे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, आगे की तरफ आपको क्या मिलेगी? 82.5 डिग्री मिलेगी यहां पर। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक 1 डिग्री जाने में, है ना, 1 डिग्री जाने में आपको कितना समय लग जाता है? 1 डिग्री जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल 82.5 डिग्री में कितना समय लगेगा आपको ये पता होगा। तो आप क्या कर देंगे? 82.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 30 को 0.5 भी लिख सकते, क्योंकि 60 का किसी भी 2 रेखाओं के बीच में, मतलब जो 2 देशांतर हो चाहे अक्षांश हो, इनके बीच में छोटे छोटे पार्ट 60 होते हैं।
तो उसे जब आधा लिखते हैं तो 30 के हिसाब से लिखते हैं, तो 30 क्या हो गया इसका जस्ट आधा, तो इसको 0.5 भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 30 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा आसान होता है। 4 पंचे 20 की जीरो, हाथ से लगाई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की जीरो, हाथ से लगाई 1, 8 चौको 32, 32 और 33, 330। मतलब 330 क्या आ गया, ये मिनट आ जाते हैं, और इन मिनट को घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 घंटा 30 मिनट हो जाता है ना, 5 घंटा 30 मिनट हो जाता है। क्लियर बात, 5 घंटा 30 मिनट यहां पर हो जाता है। तो ये स्थिति यहां पर रखी गई है। तो अब ये आपको याद रखना है कि भाई हमारा समय कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये बात समझ में आ गई, 82.5 डिग्री को कैसे निकालेंगे, ये तो थोड़ा सा कठिन बना दिया, लेकिन उत्तर पूर्व दक्षिण ये लगा रहता है। और आप कैसे बताएंगे, चूंकि भारत में आप देखें तो आपको याद होना मानक समय रेखा की बात की जा रही है, और हमारा अक्षांशीय विस्तार अगर आप बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये अक्षांशीय विस्तार है, इसमें भारत है। जबकि देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर यहां पर आपको 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि हम ऐसे में चल रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारी स्टार्टिंग कुछ और हो रही है, तो इनका बीच का पॉइंट निकालेंगे ना, इसलिए तो 82.5 निकाला गया है। ठीक है, क्लियर बात। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है, अब आपको बताना है। दो प्रकार की सीमाएं देखी थी हमने, कि एक स्थलीय सीमा रेखा के बारे में बात की थी और एक तटीय सीमा रेखा के बारे में बात की थी। स्थल मतलब जहां पर जमीन पर सीमा बनती है, जहां पर जमीन से जमीन की सीमा बनती है, मतलब ये कोई क्षेत्रफल है और यहां पर इनका बंटवारा कर दिया, यहां पर कोई एक देश आ गया, यहां पर कोई एक देश आ गया, तो इनके बीच में सीमा ये बन गई। जलीय का मतलब क्या हो गया, जहां पर स्थल और है ना, हम ये कहते हैं जमीन और भूमि और जल की सीमा बनती है, अपन ऐसा लिख दें। लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया कि भूमि और जल की सीमा की जब बात की जा रही है, तो ये जहां पर समुद्र होगा वहां की बात की जा रही है, और ये वाली ऊपर की बात की जा रही है। क्लियर। अब आप बात करेंगे स्थल सीमा रेखा कहां मिलेगी, तो ये स्थल सीमा रेखा मिलेगी आपको उत्तर भारत में। कहां मिलेगी, उत्तर भारत में। और ये तटीय सीमा रेखा आपको कहां मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको दक्षिण भारत में। कहां मिलेगी, दक्षिण भारत में। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी। ये वाला जो इलाका है यहां पर अगर आप देखते हैं, है ना, ये जो इलाका है इसको कहते हैं अरब सागर, ठीक है, और ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी। अब हमारी सीमा रेखा कहां बन रही है, अगर हम तटीय सीमा रेखा के बारे में बात करें तो कहां बन रही है, ये यहां से स्टार्ट हो गई, ये हो गई स्टार्ट, और ये लगभग कितनी है अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये लगभग आपको 6100 किलोमीटर, ये अगर इसकी बात करते हैं कितनी है आपकी, अगर तटीय सीमा रेखा के बारे में बात करें तो लगभग कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि की बात करें, अगर द्वीप मिला ले, यहां पर कौन सा द्वीप है, यहां पर है, कौन सा है ये, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। और यहां पर कौन सा है, अगर बात करें ये ऐसे, तो इनको कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार। अगर इनको मिला देते तो कितनी मिलेगी, 75-16.6 किलोमीटर के आसपास आप देख पाएंगे। ठीक। स्थल सीमा रेखा के बारे में बात करें, स्थल सीमा रेखा कहां होगी, ये बात क्लियर है। स्थल सीमा रेखा बताऊं, स्थल सीमा रेखा कहां मिलेगी, तो स्थल सीमा रेखा मिलेगी आपको उत्तर भारत में, है ना। ये वाला इलाका याद होगा, यहां से हमारी क्या स्टार्ट हो गई है, आपको पता है यहां से क्या स्टार्ट हो गई, यहां से नीचे समुद्र आ गया, क्या, अरब सागर आ गया। क्लियर। फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र आ जाएगा, है ना, यहां से समुद्र आ जाएगा,
और यहां से समुद्र आ जाएगा। तो हम कौन सी सीमा रेखा के बारे में बात कर रहे हैं? ये वाली के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये इसके बारे में बात की जा रही है, जिसको आप क्या कहते हैं? ये स्थल सीमा रेखा कहलाती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आपकी जमीन से जमीन पर सीमा बनती है। ये वाली सीमा रेखा के बारे में बात हो रही है। यहां तक ये सीमा रेखा की लंबाई अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई आपको मिलेगी 15,200 किलोमीटर के आसपास, है ना। इतनी लंबाई आप देख पाएंगे। ठीक, अगर हम पड़ोसी की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा पाकिस्तान, यहां पर बाउंड्री टच करेगा अफगानिस्तान, यहां पर मिलेगा आपको चाइना, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश और यहां हो गया म्यांमार। ये आपके पड़ोसी देश मिलेंगे जिनके साथ हम सीमा बनाते हैं। तो अब आपको दोनों का डेटा मिल गया है। ये आपको डेटा याद है कि एक का 15,200 है, जिसको आप कहते हैं स्थल सीमा रेखा, और तटीय सीमा रेखा का आपको दोनों डेटा मिल गए हैं कि आप 75-16 भी लिख लें तो भी चल जाएगा काम, है ना। अगर आप ये भी लिख लें तो अब आपको बताना है कि लगभग कितने पर बात की जा रही है, कि कितनी है? आधी है। स्थल सीमा रेखा आधी है क्या? स्थल सीमा रेखा तो बड़ी दिख रही, तो आधी नहीं है। दुगनी है क्या? तो क्या दुगना करके देखोगे तो हो जाएगा। 7.5 का दुगना कितना होता है? 15। लगभग ये वाला आंसर हमें सही लग रहा है। तिगनी है क्या? नहीं। 7 का 20,000 के आसपास है क्या? नहीं है। चौगनी है? तिगनी नहीं है तो चौगनी कैसे होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा सही आपका? दुगनी है ना। निकाल पाएंगे ना। ये अपन ने पूरी बात कर ली पड़ोसी सीमा के, आप हमारी स्थल सीमा जल सीमा के बारे में, पड़ोसी देशों के नाम भी देख लिए। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, भारत में चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है ना। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहां मिलेगी आपको? तो मैं आधा नक्शा बना देता हूं, कहां मिलेगी? एक मिनट, ये नक्शा आ जाएगा ना यहां पर, तो अपन इसी का यूज कर लेंगे ना। ये आ गया है ना। सॉरी, कहां मिल जाएगी आपको? तो आपको मिल जाएगी ये वाली। ये चाइना है ना यहां पर, चूंकि हमारी सीमा यहां भी बनती है लेकिन यहां पर तो वो डिस्प्यूटेड है। एक्चुअल में जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं वो रेखा पूछ रही है। इस लाइन को कहते हैं क्या? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाएगी, जो भारत चीन की सीमा का निर्धारण करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक की? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे और उनको भरते चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? अब बताइए आप कितना है? 32.8 लाख। ठीक है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। बताया था कि नहीं बताया था? देखो इसका आंसर यही है। ये 32 लिखा है ना, ये गलत लिखा। 32.8 किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और 2.4% आपको ये देखने को मिलेगा। भारत का मुख्य भूमि का भाग खालिस्तान उत्तर अक्षांश तथा खालिस्तान पूर्व देशांतर से खालिस्तान पूर्व देशांतर तक। मतलब कि ये खालिस्तान में क्या पूछ लिया गया है आपसे? अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछ लिया। क्या? अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछ लिया। अब आपको अगर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता होगा, सॉरी, जहां जहां उत्तर लिखकर आ रहा है वहां वहां क्या लिखना है? आपको अक्षांश लिखना है, और जहां जहां पूर्व लिखकर आ रहा है वहां वहां देशांतरीय स्थिति बतानी है। क्या है विस्तार? तो हमने पढ़ा था। क्या है? 8 डिग्री से लेकर, और ऊपर उत्तर में कहां जाएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो हमारा हो गया। देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये हो जाएगा हमारा। तो ये खाली स्थान हमको ऐसे भरने थे यहाँ पर, है ना। क्लियर बात यहाँ की? तो ये 2 खाली स्थान हो गए। हमने विस्तार के ऊपर ही बात कर ली क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि भाई क्षेत्रफल कितना है। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में कुल राज्य बताने हैं और केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं। तो कुल कितने राज्य हैं वो बताएंगे, केंद्र शासित प्रदेश कितने बताएंगे। तो जो आपकी किताब कह रही है उसके हिसाब से 28 और 7 है ना। 28 और 7 का कॉम्बिनेशन किताब के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अभी वास्तविकता में कितने राज्य हैं मैं आपको नाम बता देता हूं सारे, है ना। कितने राज्य आपको देखने को मिलेंगे और केंद्र शासित प्रदेश कितने देखने को मिलेंगे।
देखो देखें यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, तो देखो ये राज्यों के नाम है, ये हमारे राज्य हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जो बुक तैयार की गई थी उस टाइम पर आपको डेटा क्या दे रहे हैं कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, क्या कह रहे हैं 28 स्टेट है ना और 7 यूनियन टेरिटरी। ये पुरानी बात होगी। अभी क्या हो गया कि अभी स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, यूनियन टेरिटरी के मामले में आप देखेंगे कुछ बदल गई है। हम राज्यों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ये स्थिति अभी कुछ आपको चेंज सी मिलेगी। क्या मिलेगी, ये राज्यों के नाम आप देख पाए यहां पर देखें आप, हमने ऊपर से नॉर्थ से स्टार्ट किया, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बिहार, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 उड़ीसा, 8 आंध्र प्रदेश, 9 तमिलनाडु, 10 केरल, 11 कर्नाटक, 12 गोवा, 13 महाराष्ट्र, 14 गुजरात, 15 राजस्थान, 16 पंजाब, 17 हरियाणा, 18 सिक्किम, 19 अरुणाचल, 20 असम, 21 मेघालय, 22 मिजोरम, 23 मणिपुर, 24 नागालैंड और 25 त्रिपुरा, 26 मध्य प्रदेश, 27 छत्तीसगढ़ और 28 तेलंगाना। मतलब राज्य कितने हो गए आपके पास, तो राज्यों की संख्या तो हो गई आपके पास 28 है ना। राज्य कितने हैं आपके पास 28 हैं। और यहां पर कितने थे आपके पास, ये आप 28 ही देख पा रहे हैं यहां पर भी। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति कुछ आपको बदली बदली सी नजर आएगी। कैसी बदली बदली नजर आएगी, वहां पर 7 की बात आप कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे आपको टोटल 8 देखने को मिलेंगे। पहला दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नागर हवेली दमनदीप, चौथा लक्षद्वीप, 5वां अंडमान निकोबार, 6वां पौंडीचेरी, 7वां जम्मू एंड कश्मीर और 8वां लद्दाख। देखो इनको भी आप सुन लो थोड़ी सा। क्या है, भारत सरकार ने अभी जो ये दादर नागर हवेली है इसको मर्ज कर दिया। पहले तक हम क्या पढ़ते थे, दादर नागर हवेली को अलग पढ़ते थे और दमनदीप हमारे लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। और जो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका है ना, इसको आप एक राज्य के रूप में पढ़ते थे। इसको बांट दिया गया 2 भाग में कि जम्मू कश्मीर इसका एक हिस्सा हो जाएगा और दूसरा हिस्सा आपका लद्दाख हो जाएगा। और दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस कारण से गिनती आपकी बढ़ गई। कितनी हो गई है गिनती, हमारे पास 8 हो गई। समझ में आ गई बात। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि 7 है, तो एक आपको यहां पर बढ़ी हुई वर्तमान स्थिति में देखने को मिलेगी। श्रीलंका भारत से खालिस्तान एवं खालिस्तान द्वारा अलग हुआ है। कहां से, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। कहां से, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। आप देखेंगे श्रीलंका का जो भारत के साथ नक्शा देखते हैं यहां पर, तो ये श्रीलंका का नक्शा है। ये वाला जो इलाका आता है जिसको आप ये देखते हैं, ये है क्या, मन्नार की खाड़ी ना, इसको क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी कहलाते हैं। और यहां पर जो जल संधि आप देखते हैं इसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहा जाता है। अंग्रेजी में PALK लिखते हैं, पाक जल संधि कहलाती है। तो इन दोनों के कारण तो अलग हो रहे, तो जुड़ जाता, हमें तकलीफ ही नहीं होती, हम सीधे दौड़ लगा के श्रीलंका में घुस जाते। क्लियर बात यहां तक की। अब एक अगला सवाल है कि कोसी नदी को बिहार का खालिस्तान कहते हैं, जो हिमालय के खालिस्तान पर्वत से निकलती है। तो ये बताना क्या है, क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं और हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है ना। शोक नहीं लिखेंगे, शोक लिखेंगे। क्या है, शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। कहां से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है। क्लियर बात यहां तक की। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने। अब कारण बताओ वाली सवाल आ गया आपके पास। भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान होती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर चलते हैं वो कम होती जाती है। क्योंकि आपने जब हमने ग्लोब की बात की होगी, ये ग्लोब है ऐसा, और यहां पर मैं बात करूं इस तरीके से, आपने ये वाली जो रेखाएं हैं जिसको आप क्या कहते हैं, इन वाली रेखाओं को आप अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनमें आपको दूरी समान दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे ही हम देशांतर रेखाओं पर चर्चा करते हैं, देशांतर रेखा मतलब क्या है, पोल से पोल की तरफ खींची गई, 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 पोल से पोल की तरफ खींची गई। ऐसे यहां पर पोल से पोल की तरफ खींची गई, पोल से पोल की तरफ खींची गई, पोल से पोल की तरफ खींची गई, पोल से पोल की तरफ। तो आप इसमें पाते होंगे, आपने पाया होगा यहां पर कि जैसे ही हम देखते हैं कि अगर ये 0 डिग्री की लाइन है ना, ये वाली 0 डिग्री की लाइन है, इससे ऊपर जाते हैं तो आप देखें यहां पर दूरी
बराबर, यहां पर कम हो गई है, यहां पर और कम हो गई, यहां पर और कम हो गई। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर जाने पर देशांतरीय रेखाओं के बीच में, है ना, देशांतर रेखाओं के बीच में या अंतर देशांतरीय अंतर जो होता है वो घटने लगता है। अंतर देशांतरीय मतलब क्या हो गया, दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कम होने लगती है ना, तो वो कम हो जाती है ना, वो जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो वो कम हो जाती है। इसी कारण से, है ना, इसमें लिख देंगे इसीलिए दोनों में अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, लेकिन दोनों की वास्तविक दूरी भूमि पर समान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण आपको बताना है। तो कारण आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं कि कारण कैसे बताएंगे यहां पर, तो आपने देखा यहां पर कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग को अंतिम देशांतर रेखा, जैसे अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, मैं गोल बना लेता हूं, नक्शा नहीं बनाता हूं, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से की बात करें तो ये है, और ये कौन से राज्य से होकर निकलता है? तो ये मान लेते हैं हम कि अरुणाचल से होकर निकलता है। तो ये आखिरी लाइन जो है वो क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। और भारत की सबसे पश्चिमी लाइन कौन होती है? जो गुजरात से होकर निकलती है, उसको कहते हैं आप क्या, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपसे कभी पूछ रहे हैं कि भाई ये कहां से निकलती है, तो आपने बता दिया ये गुजरात से जाती है, और ये आपसे कभी पूछ रही तो ये अरुणाचल से जाती, तभी तो हम बता पा रहे हैं। अब इससे पूछा गया है कि क्या बताना है कि भाई कारण क्या है कि 2 घंटा पहले, 2 घंटा सूरज निकलता है इस तरफ से, तो सबसे पहले सूर्योदय हो जाएगा यहां, और हमको पता है किसी भी रेखा से पश्चिम की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। तो इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो लगभग अंतर आपको मिलेगा 30 डिग्री के आसपास का, 29 दशमलव कुछ मिलेगा। तो हम मोटा मोटा 30 डिग्री मान लेते हैं, और हर 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो टोटल अंतर आ जाएगा 120 मिनट, और 120 मिनट को आप क्या कहते हैं, 2 घंटे कह सकते हैं। तो इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग 2 घंटे पहले जग जाते हैं, है ना, 2 घंटे पहले जग जाते हैं, और यहाँ के लोग 2 घंटे बाद जगते हैं। क्लियर बात यहाँ तक की? तो ये हमने लिख लिया कि भाई अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम देशांतर रेखा का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग की अंतिम देशांतर रेखा का नाम क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। सूर्य पूर्व से निकलता था, पूर्व में समय सबसे आगे होगा पश्चिम की अपेक्षा, और फिर अपन क्या कर लेंगे, वो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, चाहे तो आप लिख देंगे। हमारे देश का सूर्य निकलने का समय में मतलब हर देशांतर पर सूर्य निकलने के समय में 4 मिनट का अंतर, मतलब पृथ्वी घूम रही है तो 4 मिनट का अंतर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सूर्य निकलने की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि सुबह की बात की गई इसलिए ये लिख दिया, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी कितनी देर में घूमती है, पृथ्वी को 1 डिग्री चलने में, है ना, पृथ्वी को 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। तो बस कैलकुलेशन निकाल दिया, ये सारा कैलकुलेशन निकाल लिया कि भैया फिर 30 मिनट चलने में कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। और हमारी मानक समय रेखा क्या है, 80 डिग्री 30 मिनट है। मानक समय रेखा क्या है, 82 डिग्री, ये गलत लिखा हुआ, 82 डिग्री 30 मिनट है, 82.5 डिग्री है ना, क्या है, 82.5 डिग्री और 30 मिनट है, सॉरी 82.5 डिग्री। इसको कैसे लिख देते हैं, 82.5 ऐसे भी लिख देते हैं, और 82.5 ऐसे भी लिख देते हैं। तो हमारी जो मानक समय रेखा है वो क्या है आपकी, 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री 30 मिनट है, पूर्व देशांतर है। यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है, तो जब इलाहाबाद में दिन के 12 बजते हैं तो पूरे देश में भी 12 बजते हैं। मानक समय रेखा का समय जरूर याद रखें, कितनी है, 82 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री आपको देखना है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा का जो मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े पहनते हैं या लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन और लुंगी में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो आपने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी कि पृथ्वी जो आती है यहाँ पर, और हमने सूरज भगवान के बारे में भी चर्चा की थी कि सूरज जो यहाँ से सूर्य जो आ रहा है तो इसकी किरणें आपके पास ये आ रही हैं कुछ इस तरीके से। तो अब ये किरणों के बारे में हमने देखा था जब आपको ताप के बारे में मैंने पढ़ाया था कि ताप आपको ज्यादा कहां मिलेगा, ताप ज्यादा मिलेगा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर आपको तापमान ज्यादा मिलेगा तो यहां पर गर्मी रहेगी, मतलब जो भी देश इसके बीच में आएंगे, जो भी एरिया इसके बीच में आएगा वहां पर गर्मी होगी। और खास तौर से जिस देश का जो भी देश 0 डिग्री के आसपास होगा, विषुवत रेखा के आसपास होगा, वहां गर्मी होगी। जो इनसे दूरी की तरफ जाएगा वहां पर ठंडी होगी। तो हमारा कश्मीर आता है यहां पर 37 डिग्री पर, और
केरल आता है यहाँ पर 8 डिग्री पर। तो इसी कारण से कश्मीर में क्या होती है, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड होती है और केरल में क्या होती है, ठंड नहीं होती है, गर्मी होती है। देख लो, इसका कारण यह है कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। फलस्वरूप या फलतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिणी राज्य केरल विषुवत रेखा के एकदम नजदीक है, काफी निकट है, क्योंकि यहाँ की अंतिम या हमारी जो दक्षिण से निकलने वाली अक्षांश रेखा है उसका नाम 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं, सूर्य का ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष वर्ग या हम कह दें कि भाई पुरुष की जगह लिख दें कि हम पुरुष भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई लोग, क्या लिख सकते हैं, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म कपड़े पहनते हैं और चादरों में लिपटे रहते हैं। वहीं केरल में किसान लुंगी पहने खुले बदन खेती करता है, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। तो ये बातें अपन लिख दें। ये क्या है, अक्षांश रेखा का प्रभाव है, उसका हमने देखा था कैसे प्रभाव पड़ता है, कहां गर्मी कहां सर्दी, ये बात हमने करी थी। अगला कारण बताओ का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत की तटीय रेखा काफी लंबी है, क्यों? तो इसका कारण बताना है। कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय रेखा की लंबाई काफी है। क्या है आकार? तो आपको यह आकार याद होगा, इस तरीके से आकार आप याद रखेंगे कि ये आकार हो जाएगा। तो यहां पर आप कह पा रहे हैं कि भाई इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, यहां पर क्या है, अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया, यहां पर क्या है, हिंद महासागर हो गया, और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण से तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण से क्या हो पाता है, इस कारण से इसको प्रायद्वीपीय रूप कहते हैं। और तटीय रेखा की लंबाई आपको काफी देखने को मिलती है, या जल सीमा की लंबाई आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना। आप देख पा रहे होंगे ये मैप भी लगा हुआ है ना, ये क्या है, तटीय रेखा की लंबाई है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका अरब सागर। नीचे वाला जो इलाका है इसको कहते हैं हिंद महासागर, और इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो यहां से लेकर यहां तक ये तटीय रेखा है, तो काफी लंबी तटीय रेखा आपको देखने को मिलती है। चले आगे, अगला प्रश्न है कि विश्व भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों के नाम बताने। तो आपको पता है कि भारत का जो स्थान है वो क्या है, 7वां है। तो हमको क्या है, 6 देशों के नाम बताने पड़ेंगे। 6 देशों के नाम आप नाम लिख सकते हैं क्रमवार। तो क्रमवार आपको नाम बताए थे, क्या लिखेंगे, रूस के बाद कनाडा के बाद यूएसए के बाद चीन के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये 6 आप ये देख पा रहे हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्रमवार ही नाम है। आप चाहे तो इनका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं कि रूस का सर्वाधिक है 170 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका इसका 98 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर चाइना 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर ब्राजील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद हमारा स्थान आता है भारत का, मतलब कितना हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। 7वें नंबर पर हम होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम बताएं। 2 द्वीप समूह हमारे पास, कौन से? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान और निकोबार, जबकि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप, है ना। मालदीव हमारा नहीं है, मालदीव हमारा नहीं होगा, लक्षद्वीप है ना। क्या है? लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो आपको मिलेगा यहां पर लक्षद्वीप, है ना। तो ये 2 हमको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम बताने हैं। तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बता दिया, और लक्षद्वीप के बारे में आपने बता दिया। कहां बताएंगे? तो ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहेंगे, ये है आपका लक्षद्वीप। ये कौन सा सागर है? ये जो सागर है इसको आप अरब सागर कहते हो, और ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहते हैं, ये अंडमान निकोबार कहलाता है। क्या कहलाता है?
अंडमान निकोबार कहलाता है। ये कौन सा सागर है? इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो ये दोनों हमने बता दिए। मालदीव जो है वो द्वीप समूह तो है लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है ना, वो द्वीप समूह तो है लेकिन भारत का हिस्सा नहीं, सार्क देशों का हिस्सा होता है, अलग देश है। तो मालदीव को अपन नहीं लिखेंगे, द्वीप समूह जरूर है लेकिन मालदीव हमारा, फिर ऐसे तो हम श्रीलंका भी लिखते हैं, तो मालदीव को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो नाम ही लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहां पर लिख देंगे आप? अरब सागर में। क्लियर? मालदीव को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे इस चीज को। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम आपको बताना है। तो आपको पता था कि हमने सभी पड़ोसी देशों के लिए शॉर्ट ट्रिक भी निकाली थी, और क्या हो जाएगा भाई, कैसे लिख देंगे? तो आप लिख दें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये आपको देश देखने को मिल रहे थे जो भारत के पड़ोसी देश थे। देखो आप कौन कौन से ये है, ये पाकिस्तान, ये अफगान, ये नेपाल, ये भूटान और ये बंगाल, बांग्लादेश इसको कहते हैं, ये चीन और यहां म्यांमार। ठीक, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 देश आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। बचपन में MBA क्या? बचपना, बचपन, और फिर MBA, याद है कि नहीं? वीडियो में अपन ने बात करी थी शॉर्ट ट्रिक पर। तो ये भारत के पड़ोसी देशों पर हमने चर्चा करी, इनकी डिटेल हमने देखा था। पाकिस्तान के साथ सीमा कौन सी है? तो यहाँ पर एक रेखा थी, इसको आप रेड क्लिफ कहते थे। चाइना के साथ हमारी बाउंड्री कौन सी थी? तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर बात की थी कि मैकमोहन लाइन कहलाती है। ये सारी बातें हमने, श्रीलंका हमारा कैसा पड़ोसी था? तो श्रीलंका हमारा द्वीपीय पड़ोसी था। मालदीव हमारा कैसा पड़ोसी था? तो द्वीपीय पड़ोसी था, चूंकि सीमा हमारी टच नहीं। सारी बातें हमने वीडियो के अंदर करी थी। तो आपको अगर जिनको भी ये डाउट है कुछ भी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 के भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? ये बताना है। मतलब ऐसे राज्यों के बारे में लिखना है, ना तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, ना ही समुद्री सीमा को साझा करते हैं, समुद्र तट को स्पर्श करते हैं ना। तो इन राज्यों के बारे में कैसे बताएंगे? मतलब समुद्र आपको कितने पास कौन कौन से हैं? तो ये अरब सागर है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो अब एक और बात बन सकती है आपसे, जब ये वाली बात पूछ ली गई है तो आपसे एक और चीज पूछ सकते हैं कि भाई भारत के कुल कितने राज्य समुद्री सीमा को छूते हैं? तो आप देखें अरब सागर तरफ आपको मिलेंगे 5, 1 2 3 4 और 5। बंगाल की खाड़ी की तरफ मिलेंगे आपको 4, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितने हो गए? 9 राज्य हो गए ना। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। अब पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी नहीं टच करते, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को कौन कौन टच कर रहा है? तो ये टच कर रहा है, 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 ये टच कर रहा है। ठीक है, सिक्किम भी टच कर रहा है, अरुणाचल भी टच कर रहा है, नागालैंड भी कर रहा है, मणिपुर भी कर रहा है, मिजोरम भी कर रहा है, त्रिपुरा भी कर रहा है, मेघालय भी कर रहा है और असम भी कर रहा है। ये तो सब टच हो गए। पश्चिम बंगाल भी कर रहा है, बिहार भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, झारखंड नहीं कर रहा है ना। तो ये अपन ने देख लिया। यहाँ पर अब समुद्री सीमा तो गुजरात भी टच कर रहा है, महाराष्ट्र भी कर रहा है, कर्नाटक कर रहा है, गोवा कर रहा है, केरल कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, आंध्रा कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। ये इतने समुद्री सीमा। अब बच्चे कौन कौन से? तो उनके नाम हमको यहां पर लिखने। कौन कौन से बचे हैं? तो आपके पास एक बचा है मध्य प्रदेश, दूसरा बचा है छत्तीसगढ़, है ना, तीसरा बचा है तेलंगाना। ये तो 20 से बचे हुए हैं। एक बचा है आपके पास क्या? हरियाणा। हरियाणा और दिल्ली। तो दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो बताना नहीं है, राज्य के बारे में पूछ रहे हैं। तो हरियाणा आपके पास बचा है और झारखंड आपके पास बचा है। तो अब क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? तो क्या लिखेंगे? भारत के ऐसे राज्य, क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, भारत के ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं।
स्पर्श नहीं करते हैं, निम्नलिखित हैं। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा कौन सा हरियाणा है, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तो टच हो जाता है, झारखंड है, तो ये दो अपन को ऊपर से मिल गए, तो अपन ने लिख दिया यहां पर, क्या लिख दिया, हरियाणा, झारखंड। फिर क्या मिला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। बस ऐसा लिखेंगे तो उत्तर कंप्लीट। बात समझ में आई कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। चलिए आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि का मतलब क्या है, जल का वह संकीर्ण हिस्सा जो दो सागरों को जोड़ता है और स्थल भाग को अलग करता है, जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका को अलग करता है ना। देखो ये वाली फोटो पर ने देखी भी थी पहले। अब ये क्या है, यहां से पानी का लीकेज हो रहा है, ये वाले पानी का लीकेज हो रहा है यहां से, मतलब ये वाले पानी को इस वाले पानी के साथ जोड़ रहा है। ये वाला पानी का मतलब क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, और ये वाला पानी मतलब क्या हो गया, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी के पानी को बंगाली खाड़ी के पानी से यहां से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट होगा तो इसको क्या कहेंगे, जोड़ने का मतलब क्या होता है हिंदी में, उसको संधि कहते हैं। किसको जोड़ रहा है, जल को, तो इसको क्या कहेंगे, जल संधि। तो ये जल संधि हो गई, तो ये पानी कनेक्ट हो जाने से जमीन अलग हो गई। तो ये किन दो चीजों को अलग कर दिया इसने, तो इसने अलग कर दिया भारत को और श्रीलंका को। समझ में आई बात, ये भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां ये लीक हो रहा ना पानी, यहां से ये लीक हो रहा पानी, तो ये हो गई जल संधि। क्लियर बात, तो बस यही लिख देंगे यहां पर कि जल संधि क्या है, कि वह संकीर्ण, जल का वह संकीर्ण हिस्सा जो दो सागरों को जोड़ता है, स्थल भाग को अलग करता है, जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। क्लियर। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। क्या कहता है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। ये बताना है आपको कि क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको स्पष्ट करना है। भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके विस्तार से सर्दी गर्मी पर प्रभाव पड़ता है। देखो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता है कि समय वाली बातें किस पर होती हैं, देशांतर रेखा पर होती हैं। और आप जानते हैं कि भारत के मानक समय रेखा के लिए हमने कौन सी देशांतर चुनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, कौन सी, पूर्वी देशांतर को चुना है, पूर्वी देशांतर को चुना है। तो ये पूर्वी देशांतर क्या करती है, यही तो हमारा समय बताती है। तो अब इससे क्या है कि इस समय के प्रभाव को बताना, तो पहली चीज क्लियर कर दी, अक्षांश का मतलब नहीं है तो लिख दिया। अक्षांश का प्रभाव किसमें, सर्दी गर्मी में पड़ता है। समय का प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इन दोनों घंटों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत की मानक समय रेखा या मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ना, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है तथा पृथ्वी के गुजरती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है ना, तथा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अपन ने कैसे निकाल लिया, तो यहां से अपन निकाल लें कैसे, ये पता है आपको, 360 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1 डिग्री चलने में कितना लगेगा, तो 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 6 6 36, 6 चौको 24, 1 डिग्री चलने में कितना चलता है, 4 मिनट चलता है। ये पहली बात, चाहे तो लिखो आप, चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो मन करे तो लिख दो, चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने विस्तार बता दिया क्या है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ग्लोब आ गया, तो क्या है, पृथ्वी कुछ इस तरीके से घूम जाती है, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, तो पहले सूर्योदय यहाँ होगा और फिर घूमते चली जाएगी, तो उसके बाद सूर्योदय बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि भैया कैसे, कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम यहाँ बता रहे हैं। देखो आप देखते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। और आप देख पा रहे हैं कि भारत में गुजरात और अरुणाचल के बीच में अंतर यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। चूंकि आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, तो 4 डिग्री 30 डिग्री चलने में कितना लगेगा, 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। यानी दोनों स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर है। यह अंतर स्थानीय समय का है, पूरे देश में एक समय निर्धारित रहता है। भारत में मानक समय है 82 डिग्री है ना, भारत में मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, अर्थात नैनी का समय। यहां जब सूर्य ठीक सर पर आता है तो दिन के 12 बजते हैं,
और वही समय पूरे भारत पूरे देश में लागू होता है ताकि समय की एक रूपता बनी रहे ना। तो क्या हो गया, 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो क्या है, आपकी मानक समय रेखा हो जाती है। क्लियर बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया हमारा मानचित्र कौशल का। मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों की पहचान करें। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नों की पहचान करें। क्या है पहला प्रश्न है, भारत के सभी राज्यों की राजधानियों की पहचान करनी है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां। तीसरा है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। पांचवा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु। और छठवां है भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। सातवां है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। आठवां है सार्क देशों को चिन्हित करना है। ये आपको बताने हैं। अब एक एक करके प्रश्न पर बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात की गई है कि भारत की सभी राजधानियों को आपको चिन्हित करना, तो आपको बनाना पड़ेगा कैसे कि जितने राज्य हैं, चूंकि राज्यों की बात की गई है तो आप पंजाब जैसे आएंगे तो यहां पर पंजाब है, इसकी राजधानी क्या लिखेंगे, पंजाब की यहां पर कॉमन राजधानी बता देंगे कि क्या कॉमन राजधानी है, यहां है ना, चंडीगढ़। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे पंजाब और हरियाणा। बताना पड़ेगा ऐसा। ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की क्या राजधानी है ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बतानी पड़ेगी। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की लिख दो पहले शिमला। उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे राजस्थान, तो राजस्थान की आप बता देंगे जयपुर, पहले बाहर बार। फिर आप आ जाएंगे गुजरात, गुजरात की आप बता देंगे गांधीनगर। फिर आप आ जाएंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की आप बता देंगे मुंबई। फिर गोवा आ जाएंगे तो गोवा की आप बता देंगे पणजी। फिर कर्नाटक आ जाएंगे तो बता देंगे बेंगलोर। फिर केरल आ जाएंगे तो बता देंगे त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। फिर आ जाएंगे तमिलनाडु तो लिख देंगे चेन्नई। आंध्र प्रदेश है ना, तो चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में था जब आपकी किताब का जो नक्शा बताया गया, अब राजधानियां बदल गई हैं, तेलंगाना एक अलग राज्य आपका बन जाता है ना। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ये सारी चीजें ऐसे लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे। मैं आपको पूरे राज्यों की राजधानी बता देता हूं, इनको आपको मैप करना है। मैं सब राज्य आपको बता दूंगा क्या क्या है। पहले आप राजधानियां देख लीजिए क्या क्या होंगी। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। असम की राजधानी दिसपुर। कर्नाटक की बेंगलोर। गुजरात की गांधीनगर। तमिलनाडु की चेन्नई। नागालैंड की कोहिमा। अगले पेज पर आते हैं, देखते हैं हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, मेघालय की शिलोंग, हिमाचल प्रदेश की शिमला, मिजोरम आइजोल, गोवा पणजी और उत्तरांचल या उत्तराखंड की देहरादून। पश्चिम बंगाल कोलकाता, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा अगरतला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और पंजाब की चंडीगढ़। मणिपुर इम्फाल, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर और झारखंड रांची। ये राज्यों की राजधानी बतानी है। आज की स्थिति में क्या हो गए हैं, तो आज की स्थिति में देखेंगे कि ये दो राज्य हो गए हैं, ये यूटी बन गए, यहां पर भी एक राज्य बन गया है, ये तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। तो अब अपन एक एक करके सबकी राजधानियों के नाम लिख देंगे। इन दोनों की कॉमन राजधानी क्या हो जाएगी, अब अपन लिख देते हैं। कॉमन राजधानी क्या हो जाएगी, इसको कह देंगे क्या, चंडीगढ़। ये जयपुर, इसको लिख देंगे गांधीनगर। यहां लिख देंगे भोपाल, इसकी लिख देंगे लखनऊ, पेन का कलर बदल देते हैं। शिमला, इसकी देहरादून। ठीक है, मुंबई यहां पर है, पणजी, बेंगलोर और त्रिवेंद्रम, इसकी चेन्नई,
चूंकि पूरा नक्शा ले रहे हैं इस कारण से हम लिख देंगे क्या, हैदराबाद। नहीं तो हैदराबाद है यहां पर और इसकी है अमरावती। उड़ीसा की आ जाएगी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की आ जाएगी रायपुर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, सिक्किम की गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की आप ईटानगर लिख देंगे, आसाम की आप दिसपुर कर देंगे, मेघालय की आप क्या कर देंगे, मेघालय की इम्फाल कर देंगे, और ये क्या आ जाएंगे ये नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड की कोहिमा, अरुणा मा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी, है ना। तो अब ऐसे सारी राजधानियां यहां पर बता देंगे, इनको लिख देना है। तो हमारा नंबर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं वो नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। क्लियर बात। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां आपको बतानी है क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश आपके पास 7 बताए गए हैं यहां पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी और दादर नगर हवेली। स्थिति अगर अब आजकल हम बात करें तो क्या हो गई है, तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। अगर हम देखते हैं यहां पर तो आप देखेंगे कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आप देख पा रहे होंगे, इनकी संख्या आपको 8 देखने को मिल रही है ना। इनकी संख्या कितनी देख पा रहे हैं आप, 8 संख्या देखने को आपको मिल रही है। कारण क्या है 8 देखने के पीछे, कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, पहले यही थे 6 और ये 7वें नंबर का ये हुआ करता था। अब आजकल क्या कर दिया, दादर नगर हवेली, दमनदीप को इकट्ठा कर दिया, 6वां हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नए राज्य, नए केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बनाए गए हैं, है ना। तो ये नए बनाए गए हैं, इनको जोड़ दिया गया है। तो पहले ये 7 थे, इसको मिलाकर 7 थे, तो इनको जोड़ दिया गया, तो ये होगा 6 और ये 2 नए और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए 8 है। चूंकि किताब कह रही है 7 है तो अपन 7 लेकर चलें। कौन कौन से, मैं 8 की राजधानी आपको बता दूंगा क्या है। दिल्ली की राजधानी कहते हैं नई दिल्ली, तो दिल्ली ये है और यहां पर लिख देंगे क्या, नई दिल्ली। फिर चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यहां आएगा, तो इसकी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ लिख देंगे। फिर लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये है तो यहां पर बस ऐसे कर देंगे कावारत्ती। यहां पर आपको मिलेंगे दमन और दीव और दादर नगर हवेली। तो दमन दीव दादर नगर हवेली की एक ही राजधानी हो गई है, वो क्या है, दमन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, तो आपको यहां पर मिलेगी पोर्ट ब्लेयर। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, तो यहां पर चेन्नई के आसपास यहां पर कहीं पर आप बना देंगे पौंडीचेरी, या इसको पुदुचेरी भी कहते हैं ना। दादर नगर हवेली की सिलवासा थी, तो वो आजकल क्या है, दादर नगर हवेली दमन दीव मर्ज हो गया, तो क्या हो गई, दमन हो गई। अब आप कहेंगे कि सर इन 2 जगह की आप बताइए। तो जम्मू एंड कश्मीर ये वाला इलाका जो है इसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की तो है श्रीनगर, और ये वाले इलाके को कहते हैं लद्दाख। तो लद्दाख की क्या है, लेह, है ना। लद्दाख की क्या है, लेह। तो ये 2 नहीं हो गई ना। तो चूंकि किताब के हिसाब से आपको क्या लिखना है, 7 है, तो 7 के नाम लिख देंगे। वैसे वास्तविकता में भारत में अभी आजकल कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो 8 के नाम आप लिख देंगे यहां पर। ये 8 के नाम हो जाएंगे। सबकी राजधानियां देख ली। जम्मू एंड कश्मीर की आपको पता है क्या है, श्रीनगर है, और इसकी राजधानी क्या लिख देंगे, लद्दाख की, तो इसको कह देंगे हम क्या कह देंगे, लेह कह देंगे। ये लेह हो जाएगा। तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों वाली बात हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश हम यहां पर देख लेते हैं। क्लियर, आगे चले। अब बताना है आपको सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो चूंकि सबसे लंबी तट रेखा का मतलब क्या है, समुद्र के साथ जो टच करते होंगे। तो पहली चीज तो कंपटीशन किसमें होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 9 राज्यों में होगा। इनमें से बताना तट रेखा क्या कहलाती है, कि ये ऐसे कटे फटे तटों को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है वो तट रेखा। तो सर्वाधिक तट रेखा रखने वाला राज्य जो है वो क्या है, गुजरात है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऐसे बना देंगे इस तरीके से, इस पर डैश कर देंगे और लिख देंगे यहां पर गुजरात। क्लियर, तो तट रेखा ऐसी बन जाएगी। यहां पर ये नहीं लिखना है ना, नंबर नहीं बनाना, ये ऐसे कुछ नंबर आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा आपका। दूसरा आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहां पर मिलेगा, यहां पर आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, इंदिरा पॉइंट। क्या लिख देंगे, इंदिरा पॉइंट। आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग मैप पर बताना पड़ेगा, है ना। अगर 2-4 आते हैं तो वो अलग अलग आप बताएंगे, उसको उस पर नंबर डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब तीसरे का बता रहे हैं, हाँ ये सॉरी कितना, तीसरे का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके पहले राजधानी वाला कर चुके।
भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी और कहां आता है, ये है। कौन से नंबर का प्रश्न है, तो 5वें नंबर का है, तो बस 5 नंबर डाल देंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो यहां पर आप डैश करेंगे ऐसे और इसको लिख देंगे क्या, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमने क्या करें, आपको हो सकता है एक मैप मिले, हो सकता है आपको कई सारे मैप मिले, एक मैप मिलेगा 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न संख्या डाल के उसका उत्तर वहां पर आपको लिखना होगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करनी है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत के आसपास की बात आप करेंगे। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है ना, तो ऐसे आपको नाम लिखना होगा। तो पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश। मतलब कौन कौन से मिला रहे हैं, पाकिस्तान को मिला लिया, नेपाल को मिला लिया, भूटान को मिला दिया और बांग्लादेश को मिला लिया और ये भारत हो गया। इनको मिलाकर क्या बनता है, इसको कहते हैं उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो कौन कौन से देश आ गए भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको मिलाकर ये तैयार कर दिया। एक अगला आता है, इसको कहते हैं सार्क देश को आपको चिन्हित करना है। सार्क देश की शॉर्ट ट्रिक आपको याद थी, MBBS पीना, आपने अपन ने पढ़ी थी यहाँ पर MBBS पीना, जिसमें मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान ये देश डाले हुए थे। इनको कैसे चिन्हित करेंगे उस पर हमें बात करनी है। तो आप देखें यहाँ पर कि हम चिन्हित कर देंगे, ये आपके क्या है, ये आपके सार्क देश हैं। तो इसमें भारत आ गया, भारत के बाद पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, मालदीव आ गया। आपको नक्शे पर ऐसा ही चिन्हित करना है, यहां पर लिख देंगे सार्क देश, है ना, क्या लिख देंगे, सार्क देश, और बस चिन्हित करते चले जाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये ऐसे चिन्हित कर देंगे तो क्या होगा, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ये हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, पूरे सॉल्यूशंस यहाँ पर देख लिए हैं। आपकी जो भी किताब के पीछे दिए गए थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स बच्चों के लिए हमेशा फ्री एजुकेशन देता है और उनको बहुत आसानी से वीडियो देखने में मदद होती रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है ताकि आप वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएं। अपने एक एप्लीकेशन भी बनाई है ताकि वहां से भी आप वीडियो को आसानी से देख पाएं, ताकि आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे, तो आप सर्च करेंगे सर्च बार में www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की आप वेबसाइट के पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आप कोर्सेज का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर आप आपका बिहार बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 9। क्लास 9 सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सभी टीचर्स मिल जाएंगे। तो आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपने क्लिक किया यहाँ पर भूगोल में वॉच नाउ पर, और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही क्या होगा कि भूगोल यानी कि क्लास 9 के भूगोल का चैप्टर वाइज सिलेबस सामने होगा। आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी टॉपिक खुल जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। वीडियो कुछ इस तरीके से चलेंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, नेक्स्ट वीडियो पर आपको जाना है तो आप क्या करें, नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो आपको मिलते हैं, पूरा सिलेबस वीडियो फॉर्म में मिलता है। तो आपको क्या करना है, तो आप बस ये करें कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को यूट्यूब पर देखें और देखते ही आप उसको सब्सक्राइब करें, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि बांटने से चीजें बढ़ती हैं। तो आप इसको जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर आप अपने डाउट भी पूछें और आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।